हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे भारत के ज्योग्राफी के अंदर एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर हम किन किन का अध्ययन करेंगे। काठियावाड़ की पहाड़ी के बारे में, विंध्याचल की श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी, पश्चिमी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में, बिल्लीगिरी रंगाना की पहाड़ियों के बारे में और अरावली की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। अरावली के बारे में हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। बाकी के पहाड़ियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन के दौरान हम भारत के मानचित्र को हम एक साथ आपको दिखा देते हैं जिसमें सारी पहाड़ियाँ दिख जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली की पहाड़ी, जो आप देख सकते हैं। ये ब्लैक काले रंग में आप देख सकते हैं, यह है अरावली की पहाड़ी है। दूसरा हम काठियावाड़ की पहाड़ी देख सकते हैं। ये काठियावाड़ की पहाड़ी यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा काठियावाड़ की पहाड़ी है। इसके बाद देखें तो दो पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाली विंध्याचल तथा नीचे वाली हार्ड ब्लैक के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा की और विंध्याचल की पहाड़ी को देखें तो इसमें लाइट ग्रे, यह इस कलर की दो लाइनें बनी हुई है। ऊपर वाली लाइन को नर्मदा नदी तथा नीचे वाली लाइन को ताप्ती नदी कहेंगे। तो इनको दो डिनोट किया गया है। ऊपर वाली जो ग्रे कलर की लाइन है उसको नर्मदा नदी तथा नीचे की जो ग्रे कलर की लाइन है उसको ताप्ती नदी कहेंगे। और जो हार्ड ब्लैक के अंदर जो लाइनें बनी हुई है, ऊपर वाली लाइन को तो हम विंध्याचल तथा नीचे वाली लाइन को हम सतपुड़ा कहेंगे। अब बात करते हैं तो भारत के दक्षिणी भाग में या प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जो एक सतत श्रृंखला है, जो आप देख सकते हैं बीच में से कहीं कटी फटी नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि नीचे से तो ये कटी हुई है, लेकिन ये कटी हुई नहीं है। यह है एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और नीचे कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये अलग है, पश्चिमी घाट से अलग है। बाकी पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में आपको श्रृंखलाएँ टूटी हुई बीच में से कटी हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ से अनेक नदियाँ, जैसे यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह नदियाँ अपना मुहाने बनाती है, जिसके कारण यह पर्वत श्रृंखलाएँ बीच बीच में से कटी फटी है। नीचे की पहाड़ियों में देखें तो बिल्लीगिरी रंगाना की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह हमने प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत और पहाड़ियों के बारे में देखा। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काठियावाड़ की पहाड़ी के बारे में। काठियावाड़ की पहाड़ी के बारे में बात करें तो इन पहाड़ियों में बड़दा, मांडव, गिरनार और गिर पहाड़ियाँ शामिल की जाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ चोटी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरखनाथ चोटी है। और ये पहाड़ियाँ जैन धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। काठियावाड़ की पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी क्या है? जैन धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एशिया शेर पाया जाता है। और यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर नेशनल पार्क है, वह स्थित है। और ये एशियाई शेर इसके अंदर पाए जाते हैं। गोरखनाथ चोटी भी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। गोरखनाथ चोटी क्या है? गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। अगली पर्वत श्रेणी की बात करें तो हम विंध्याचल श्रेणी की बात करेंगे। यह चूना पत्थर से निर्मित ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार में विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में विस्तृत है। यह श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 1050 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। यह श्रेणी क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 1050 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है, जो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ती है। सद्भावना चोटी की ऊंचाई 752 मीटर है। सद्भावना चोटी की ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। यह श्रेणी महान जल विभाजक का भाग है। यह श्रेणी उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को अलग अलग करती है। जो ये श्रेणी है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग करती है। इस श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। इस श्रेणी में बहुत सी पहाड़ियाँ और पठार स्थित है, जैसे विंध्याचल पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, भांडेर पठार, रेवा पन्नार का पठार। तो इस तरह इस श्रेणी में बहुत सी पहाड़ियाँ और पठार स्थित है। विंध्याचल पहाड़ी और भारनेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, भांडेर पठार, रेवा पन्ना का पठार,
पन्ना की जो हीरे की खान है, वो पन्ना क्षेत्र जहाँ पे हीरे काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए पन्ना हीरे की भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना क्या है, एक जैव आरक्षित स्थल भी माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हम बात करें तो ये बालू पत्थर से निर्मित ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यह श्रेणी पश्चिम से पूर्व तक 900 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। ये श्रेणी क्या पश्चिम से पूर्व तक 900 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। इस श्रेणी में राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव तथा मैकाल पहाड़ियाँ स्थित है। जो सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा श्रेणी में राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव तथा मैकाल पहाड़ियाँ स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। आगे हम बात करें तो धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। इन्हीं पहाड़ियों में पचमढ़ी बिहार नामक जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों में क्या पचमढ़ी बिहार नामक जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार स्थित है, जहाँ से तापी नदी का उद्गम होता है। अर्थात तापी नदी का उद्गम मुल्ताई क्षेत्र से होता है, तो वो क्षेत्र यही है। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक चोटी से सोन तथा नर्मदा नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक चोटी से क्या होता है? सोन तथा नर्मदा नदियों का उद्गम होता है मैकाल की पहाड़ियों में। अमरकंटक चोटी की ऊंचाई 1036 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा तथा तापी भ्रंश घाटी के बीच में स्थित है, जैसा कि हमने चित्र में भी देखा था। अब आगे हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के बारे में बात करें तो यह तापी घाटी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ एक ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत है, भ्रंश कगार के रूप में है। यह एक सतत श्रेणी अर्थात बीच में से कटाफटा नहीं है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र है तथा पूर्वी ढाल मंद है। अर्थात इस तरह से पश्चिमी घाट तो तीव्र है और पूर्वी घाट इस तरह मंद है। मंद अर्थात ये स्लोप जेंटल है, अर्थात आराम से ये धीरे धीरे नीचे जाता है। और पश्चिम में देखें तो एकाएक यह नीचे जाता है, एकाएक नीचे जाता है, इसे तीव्र ढाल कहेंगे। आगे हम बात करें तो पश्चिमी ढाल पर मानसून पवनों के द्वारा भारी वर्षा की जाती है, क्योंकि यहाँ जो बादल आते हैं वह अधिक ऊंचाई तक जा नहीं पाते और पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा करते हैं। या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ये जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। यह विश्व के 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल किया गया है। यह क्या है? 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल किया गया है और इसे सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। अब दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम इस श्रेणी से होता है। बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम इस श्रेणी से होता है। प्रादेशिक आधार पर देखें तो इस श्रेणी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो प्रादेशिक आधार पर इस श्रेणी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मध्य, उत्तरी और दक्षिणी 3 सह्याद्रियों में इसको बांटा गया है। इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी सह्याद्री के बारे में। उत्तरी सह्याद्री के बारे में जब अपन बात करते हैं तो उत्तरी सह्याद्री 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा तापी घाटी के बीच में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री क्या 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और तापी घाटी के बीच में स्थित है। और जो यह भाग है गुजरात तथा महाराष्ट्र में स्थित है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। जैसा कि हम चित्र में भी हम देखेंगे। तो चित्र में हम देखते हैं तो पाते हैं क्या कि यह हमारी तापी घाटी है। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कन्याकुमारी, इसको 4 पैरामीटर माने गए हैं। अर्थात तापी घाटी और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी सह्याद्री है। उत्तरी सह्याद्री है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीलगिरी की पहाड़ी के बीच में मध्य सह्याद्री और नीलगिरी पहाड़ी और कन्याकुमारी के बीच में दक्षिणी सह्याद्री है। तो इस तरह हमने उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के बारे में जान लिया है। अब उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं। उत्तरी सह्याद्री में 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। कौन कौन सी? तो 2 पर्वत श्रृंखलाओं में एक तो हमारी कलसुबाई है और दूसरी महाबलेश्वर। एक तो कलसुबाई और एक महाबलेश्वर है। कलसुबाई चोटी से गोदावरी नदी बहती है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी बहती है।
अब बात करें तो उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे हैं, एक थाल घाट है और एक भोर घाट है। अब आगे मध्य सह्याद्री की बात करें तो मध्य सह्याद्री में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मुलियानगिरी, बाबा बुदन और कुद्रेमुख। दक्षिण सह्याद्री की बात करें, दक्षिण सह्याद्री में 3 पर्वत श्रृंखलाएं, एक अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम में इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर ऊंची है। अनाईमुड़ी क्या है? 2695 मीटर ऊंची है। कार्डमम में इलायची की पहाड़ियाँ में सबसे ऊंची चोटी अगस्त्य मलाई है। कार्डमम में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगस्त्य मलाई है। दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो इसमें भी 2 दर्रे हैं, कौन कौन से? पालघट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा। पालघट दर्रे की बात करें तो कोच्चि से कोयम्बटूर तक फैला हुआ है और सैनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक फैला हुआ है। इसके आगे हम बात करें तो जो सबसे पहले हम उत्तरी सह्याद्री के बारे में बात कर रहे थे, तो इस भाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सलहेर। महाबलेश्वर भी यहाँ की एक प्रमुख चोटी है और कलसुबाई चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नाम में ही महाबली, तो महाबली से हम याद रख सकते हैं, कृष्ण भगवान को हम महाबली के रूप में याद कर सकते हैं। तो महाबली कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी बहती है और कलसुबाई से गोदावरी नदी बहती है। नाम में ही बाई है, बाई को राजस्थान में सिस्टर माना जाता है। सिस्टर कौन सी? गोदावरी। तो इस तरह से हम गोदावरी नदी को भी याद कर सकते हैं। इस भाग में 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक थालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा। तो ये थालघाट और भोरघाट दर्रा है। पहले थालघाट दर्रे की बात करें तो थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और थालघाट दर्रे से नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरता है थालघाट दर्रे से। तो ये हमारा थालघाट दर्रा है, इससे मुंबई तथा नासिक को जोड़ा गया है। दूसरा भोरघाट दर्रा, इससे मुंबई को पुणे से जोड़ा गया है। तो 2 दर्रे हमने देख लिए, थालघाट और भोरघाट। भोरघाट दर्रे की बात करें तो भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। भोरघाट दर्रे से नेशनल हाईवे नंबर 4 गुजरता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य सह्याद्री के बारे में। तो मध्य सह्याद्री के बारे में जब हम बात करेंगे तो मध्य सह्याद्री 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा नीलगिरी की पहाड़ी के बीच में स्थित है। यह मुख्यतः गोवा और कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी घाट को कर्नाटक में मलनाड भी कहते हैं। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुलियानगिरी भी इसी भाग में स्थित है। यह कुद्रेमुख चोटी भी स्थित है जो लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वही मध्य सह्याद्री में कुद्रेमुख चोटी भी स्थित है जो लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें तो इस भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। तो दक्षिण सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। यह मुख्य रूप से क्या है? केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। अब दक्षिणी सह्याद्री की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो उसके बारे में हमने चित्र में भी देख लिया था, लेकिन हम एक बार वापस देख लेते हैं। दक्षिणी सह्याद्री की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियाँ इन्हें कह सकते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ी के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। जो अनाईमुड़ी चोटी है इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिसापुलीमाला है। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिसापुलीमाला जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही स्थित है। मिसापुलीमाला चोटी की ऊंचाई 2640 मीटर है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और केरल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिसापुलीमाला। तो हमने अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कार्डमम या इलायची की पहाड़ियों के बारे में। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी के बारे में बात करें तो ये पहाड़ियाँ मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः इलायची की खेती की जाती है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई। और अगस्त्यमलाई एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। अगस्त्यमलाई क्या है? एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। तीसरी पहाड़ी की बात करें तो हम पालनी की पहाड़ी या पलनी की पहाड़ी या पालनी की पहाड़ी भी कह सकते हैं इन्हें। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कोडाईकनाल भी स्थित है। जो तमिलनाडु का पर्वतीय स्थल है कोडाईकनाल वो इसी क्षेत्र में स्थित है। अब दक्षिण सह्याद्री में भी 2 दर्रे प्रमुख है।
उन दर्रों के बारे में बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री के प्रमुख दर्रे, तो प्रमुख दर्रों में पहला दर्रा पालघाट दर्रा, दूसरा सेनकुट्टा दर्रा। पहला पालघाट दर्रा और दूसरा सेनकुट्टा दर्रा। पालघाट दर्रे की बात करें हम तो पालघाट दर्रा नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई के बीच में है। पालघाट दर्रे से नेशनल हाईवे नंबर 47 गुजरता है, जो वर्तमान नेशनल हाईवे नंबर 544 है। अब पालघाट दर्रा क्या करता है, कोच्चि जो केरल में एक स्थान है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में एक स्थान है, उन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ता है। अर्थात पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोयम्बटूर कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ सूती वस्त्र की काफ़ी अच्छी मिलें हैं। पालघाट दर्रे से मानसून पवनें प्रवेश करती है और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में वर्षा करती है। दूसरे दर्रे की बात करें तो सेनकुट्टा दर्रा के बारे में बात करें तो सेनकोटा दर्रे के बारे में बात करें तो सेनकोटा दर्रा नागरकोइल पहाड़ियों और इलायची की पहाड़ी के मध्य स्थित है। सेनकोटा दर्रा क्या है, नागरकोइल की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी के बीच में स्थित है। सेनकोटा दर्रे से नेशनल हाईवे नंबर 49 गुजरता है। अब सेनकोटा दर्रा किन किन स्थानों को आपस में मिलाता है, तो यह दर्रा तिरुवनंतपुरम केरल में, मदुरई तमिलनाडु में, इनको आपस में जोड़ता है। इसके बाद हम बात करें पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं, एक वलित पर्वत है। हमने पश्चिमी घाट के बारे में बात की थी, वह एक खंड पर्वत था। पूर्वी घाट क्या है, एक फोल्ड पर्वत या वलित पर्वत है, जो महानदी से नीलगिरी के पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है, अरामाकोंडा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरामाकोंडा। इन फैक्ट्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं, वीडियो का आप बार बार देखेंगे तो ये फैक्ट्स आसानी से आप याद कर पाएंगे। अरामाकोंडा चोटी को सितम्मा चोटी या विशाखापट्टनम चोटी भी कहते हैं। जो अरामाकोंडा चोटी है उसको सितम्मा चोटी या विशाखापट्टनम चोटी भी कहा जाता है। अरामाकोंडा चोटी की ऊंचाई 1680 मीटर है। यदि एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा की मालया श्रेणी में पाई जाती है। महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर है। इस श्रेणी के अन्य चोटी की बात करें तो एक जिंदागढ़ा है, जो आंध्र प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। इसके बाद हम कुछ पहाड़ी के बारे में और बात करें। जिस सभी ने पुष्पा मूवी देखी है तो पुष्पा मूवी में शेषाचलम की पहाड़ियों में चंदन के जंगल देखे गए हैं। तो शेषाचलम की पहाड़ी की बात करें तो शेषाचलम के जंगल लाल चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। शेषाचलम की पहाड़ियाँ एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। पूर्वी घाट माही नदी से गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट क्या है, माही नदी गलत लिखा हुआ है, इसमें माही नदी है, इसमें महानदी है। ये गलती से हो गया, माही नदी है, ये नहीं है, ये महानदी, ये महानदी है। तो महानदी से गोदावरी तक, महानदी से ये है गोदावरी नदी तक फैला हुआ है सतत रूप से। इसके बाद हम बात करें तो गोदावरी के दक्षिण में यह श्रेणी नदियों के द्वारा अपरदित हो जाती है। इस श्रेणी में बहुत सी पहाड़ियाँ स्थित है, जैसे मालया श्रेणी पूर्वी घाट में उड़ीसा में स्थित है। अब मालया श्रेणी की प्रमुख चोटियों की बात करें तो मालया श्रेणी की सबसे प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, देवमाली चोटी और महेंद्रगिरी चोटी। देवमाली चोटी की बात करें तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1672 मीटर ऊंची है। उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1510 मीटर ऊंची है। तो हमने धीरे धीरे इनके क्षेत्र वाइज हम बात कर रहे थे पहाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले हमने उड़ीसा की चोटियाँ देखी, अब आंध्र प्रदेश की चोटियों के बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की चोटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ, फिर वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम और एरामल्ला। तो इस तरह आंध्र प्रदेश की पहाड़ी के बारे में बात करें तो नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, नगारी की पहाड़ियाँ, शेषाचलम की पहाड़ियाँ तथा एरामल्ला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में विशेष रूप से पाई जाती है। तीसरे हम मुदगुलाकोंडा श्रेणी की बात करें तो पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में मुदगुलाकोंडा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। अब मुदगुलाकोंडा की बात करें तो मुदगुलाकोंडा की पर्वत श्रेणियों में कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अमरकोंडा चोटी। अमरकोंडा चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1680 मीटर ऊंची है। गलीकोंडा चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1643 मीटर ऊंची है।
सिकराम गुट्टा चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जो 1620 मीटर ऊंची है। विशेष रूप से बात करें तो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी देवमाली है जो 1672 मीटर ऊंची है। तो इस तरह हमने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन क्षेत्रों की पर्वत श्रेणी के बारे में बात की। आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की पहाड़ी के बारे में बात करें तो हम किन किन पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। मेलागिरी की पहाड़ियाँ, थालामलाई की पहाड़ियाँ, जावड़ी की पहाड़ियाँ, शेवरॉय की पहाड़ियाँ, जावड़ी को जावरी की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं, पंचई मलाई की पहाड़ियाँ, सिकराम मलाई की पहाड़ियाँ। तो इस तरह हमने कुछ पहाड़ी के बारे में देखा जो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। ये एक कुछ फैक्ट्स है जो RS मेंस की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो हमें बार बार इनका रिवीजन करना ताकि ये हमें आसानी से याद हो जाए। आगे हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक खंड पर्वत है जो केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में फैली हुई है। इस पहाड़ी क्षेत्र में पश्चिमी तथा पूर्वी घाट आके मिलते हैं। इन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, अर्थात इन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। NCERT के अनुसार डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई देखें तो 2636 मीटर से 2637 मीटर ऊंची है। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कोलारी बेटा। दोस्तों ये सभी फैक्ट्स है, तो कभी कभी परीक्षा में ये सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इनको याद कर रहे हैं। कोलारी बेटा चोटी की ऊंचाई 2629 मीटर है। कोलारी बेटा तमिलनाडु की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करें इन पहाड़ियों की, तो इन पहाड़ियों में चाय की रोपण कृषि की जाती है। यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है जो भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। 1986 में यहाँ भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था और इन पहाड़ियों का नाम नीलकुरंजी फूल के नाम पे रखा गया है। यहाँ ऊटी नामक पर्वतीय स्थल स्थित है। ऊटी तमिलनाडु में एक पर्वतीय स्थल का नाम है। आखिरी हम पहाड़ी के बारे में बात करें तो हम बिलीगिरी रंगाने की पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो ये पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित एक स्थान है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कट्टाही बेट्टा है। कट्टाही बेट्टा की बात करें तो इस चोटी की ऊंचाई 1822 मीटर है। आखिरी टॉपिक के रूप में हम देखेंगे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर। कभी कभी RS मेंस में 10 नंबर के सवाल के रूप में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में क्या अंतर है। तो अंतर के रूप में देखें तो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट महानदी से नीलगिरी की पहाड़ी तक फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट तापी नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की बात करते हैं प्राचीन वलित पर्वत है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं एक भ्रंश का गार है। पूर्वी घाट की बात करते हैं असतत पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रेणी है जिसमें दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है इसको। आगे के अंतरों की बात करें तो पूर्वी घाट कम ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट एक ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पूर्वी घाट की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा है जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पूर्वी घाट कम ऊंचाई तथा मानसून पवनों की दिशा में न होने के कारण यहाँ वर्षा कम प्राप्त होती है, जबकि पश्चिमी घाट में अधिक ऊंचाई और मानसून पवनों की दिशा में होने के कारण यहाँ भारी वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जबकि पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगले अंतर की बात करते हैं, यहाँ तुलनात्मक रूप से कम जैव विविधता पाई जाती है, जबकि पश्चिमी घाट में उच्च जैव विविधता पाई जाती है। और जो विश्व के 36 जैव विविधता तप्त स्थल है इसमें इसको पश्चिमी घाट को भी शामिल किया जाता है। अंतिम अंतर के रूप में देखें तो पूर्वी घाट की बात करें तो इस पर्वत श्रेणी को अपर्दित करते हुए नदियाँ जाती है, जबकि पश्चिमी घाट की बात करें तो कई नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। तो इस तरह हमने प्रायद्वीपीय भारत की कुछ पहाड़ियों और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंतर के बारे में पढ़ा। तो यह टॉपिक RS परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाएं जैसे रीट, पटवार और सेट जैसी परीक्षाओं के लिए और IAS परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फैक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चे बार बार इसका रिवीजन करें ताकि इन फैक्ट्स को आसानी से याद किया जा सके।
तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देवें। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।